Now in this video we are going to see distribution of factors of productions. Okay, so human wants are unlimited while resources to fulfill them are limited. यहाँ पे क्या कहा गया है कि ह्यूमन की जो ज़रूरत है वो अनलिमिटेड है, लेकिन उन ज़रूरतों को पूरे करने वाले नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो कैसे हैं, लिमिटेड है. सो नो नेशन ऑफ द वर्ल्ड हैज़ रिसोर्स इन अनलिमिटेड क्वांटिटी. वर्ल्ड की कोई भी कंट्री ऐसी नहीं है जिसके पास अनलिमिटेड क्वांटिटी में रिसोर्सेज हो. कहीं ना कहीं वो कमी होती है. जैसे हमने पढ़ा था रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज रहते हैं वो कैसे रहते हैं, लिमिटेड क्वांटिटी में रहते हैं. So there will always be scarcity of factors of production. As a result, every country faces problems related to allocation of resources. Many questions arise such as why, when and how much quantity of limited resources can be used. मतलब ये सभी कंट्रीज़ का क्वेश्चन है कि हम कैसे रिसोर्सेज का यूज़ करें. वाई, कैसे, क्यों करें, when, कब करें, हाउ मच, कितना करें. ये 3 क्वेश्चन हमेशा रहते हैं. फर्स्ट है अनलिमिटेड वांट्स. ह्यूमन वांट्स आर अनकाउंटेबल एंड अनलिमिटेड. अब हमारी जो डिज़ायर्स रहती, ज़रूरतें रहती, इच्छाएं रहती, वो अनलिमिटेड रहती है. क्योंकि ये होता है कि एक पूरी होती है तो दूसरी वापस आ जाती है. तो इसीलिए कहा गया है कि ह्यूमन वांट्स आर अनकाउंटेबल एंड अनलिमिटेड. सो मेनी वांट्स ओरिजिनेट फ्रॉम वन वांट. एक ही ज़रूरत से और भी कई ज़्यादा ज़रूरतें हो जाती है. Many requirements are to be fulfilled again and again, while many wants arise because of development of science and technology. Thus, because of many reasons, wants become unlimited. So, in order to fulfill the wants, one has to make selection among wants. अब इसमें क्या बताया गया कि ज़रूरतों तो इतनी सारी है कि सारी ज़रूरतें हम पूरी नहीं कर पाते, लेकिन हमें उसमें से कुछ सिलेक्ट करनी पड़ती, कुछ ज़रूरतें सिलेक्ट करनी पड़ती हैं उसके प्रायर ज़रूरत से. जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उस चीज़ों को हमें सिलेक्ट करना पड़ता है. और इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हुई है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट इतना ज़्यादा हुआ है कि इतने ज़्यादा प्रोडक्शंस आने लगे हैं कि हमें उसको सिलेक्ट करना मुश्किल हो जाता है. तो यहाँ पे ये कहा गया है कि वांट्स कितनी भी हो, बट जो ज़्यादा ज़रूरी है उन चीज़ों को ही हम सिलेक्ट करेंगे. इसके बाद है इम्पोर्टेंट ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ प्रायोरिटी. अब ये वही चीज़ है, प्रायोरिटी यानी जिसकी ज़्यादा ज़रूरत है उसे पहले सिलेक्ट करो, जिसकी कम ज़रूरत है उसे बाद में सिलेक्ट करो. एज द रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई वांट्स आर लिमिटेड, द इंडिविजुअल्स हैज़ टू डिसाइड विच वांट इज़ मोर इम्पोर्टेंट. कि बहुत सारी चीज़ें पड़ी है लेकिन उसमें से कौन सी चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है वो देखना है और उसके बाद उसे यूज़ करना है. He has to satisfy his requirement in the order of priority. प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग, प्रायोरिटी क्या होती है कि कौन सी चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है उसके अकॉर्डिंग हमें सिलेक्शन करना है. विच एवर रिक्वायरमेंट इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैट हैज़ टू सेटिस्फाइड अर्ली एंड लेटर ऑन द अदर्स. कि जो ज़रूरत पहले चाहे पूरी करनी है उसे पहले करनी है और जो ज़रूरी नहीं है उसे हम बाद में भी पूरा कर सकते हैं. सपोज़ आपके पास एक रूम है बट आपके पास मनी कम है. You can't buy AC, but you can buy fan. तो आपकी पहली ज़रूरत क्या है, अकॉर्डिंग टू योर मनी, आपके पास जो पैसे हैं उसके अकॉर्डिंग आप फ़ैन खरीद के भी गर्मी को हटा सकते हो. हाँ, अगर बाद में आपकी इनकम बढ़ती है, पैसे आते हैं तो आप इस फ़ैन की जगह AC भी ले सकते हो. तो यहाँ पे आपकी प्रायर इम्पोर्टेंस क्या है, ज़रूरत क्या है, फ़ैन है कि गर्मी से दूर रहना, तो उसके लिए आप फ़ैन से भी काम चला सकते हो. तो ये चीज़ें रहती कि एक सिलेक्शन करना होता है कि अकॉर्डिंग टू आवर फैसिलिटीज़ जो चीज़ हम पहले कर सकते हैं उसे हम पहले करना है और जो बाद के लिए टाल सकते हैं उसे हम बाद में कर सकते हैं. अब है लिमिटेड रिसोर्सेज. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मेनली इंक्लूड नेचुरल वेल्थ एंड मैन मेड वेल्थ. ऑल दीज टूल्स आर लिमिटेड. अब नेचुरल वेल्थ यानी जो भी नेचुरल रिसोर्सेज है, मैन मेड वेल्थ यानी जो भी मशीनरीज वगैरह जो रहती है, जो मैन मेड रहती है. तो किसी भी प्रोडक्शन के लिए दोनों ही चीज़ें ज़रूरी हैं क्योंकि नेचुरल वेल्थ से हमें रॉ मटेरियल मिलेगा और मैन मेड वेल्थ जो रहेगी उससे, मशीनरीज से, टूल्स से हम उस रॉ मटेरियल का यूज़ करके प्रोडक्ट्स बनाएंगे. सो ऑल दीज टूल्स आर लिमिटेड. दोनों ही टूल्स लिमिटेड हैं क्योंकि मैन मेड वेल्थ भी कहाँ से आती है, नेचुरल वेल्थ से ही आती है. सो दे हैव टू बी यूटिलाइज जुडिशियली. जुडिशियली यानी इन द प्रॉपर मैनर.
सोच समझ के यूज़ करना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टूल्स हैज़ टू बी डन कीपिंग सिलेक्टेड वांट्स इन द सेंटर। अगेन वही चीज़ आ गई, जो चीज़ें ज़रूरी है उसी को सिलेक्ट करके उसी को पहले पूरी करना, यही एक समझदारी रहती है और इसे ही जुडिशियली यूटिलाइज करना बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद है अल्टरनेटिव यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। अल्टरनेटिव यूज़ यानी एक ही चीज़ का एक से ज़्यादा बार यूज़ करना। ठीक है, यहाँ पे दिया है रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई डिमांड्स आर लिमिटेड, कि भाई रिसोर्सेज तो डिमांड बहुत ज़्यादा है लेकिन रिसोर्सेज कम है। सो नॉट ओनली दिस, दे हैव अल्टरनेटिव यूजेस ऑल्सो। उसके अल्टरनेट यूज़ भी हो सकते हैं, एक ही चीज़ का बार बार यूज़ हो सकता है। जैसे कि व्हेन एनी टूल ऑफ प्रोडक्शन में बी यूटिलाइज्ड इन मोर देन वन वे, इट मीन्स दैट द टूल हैज़ मल्टीपल यूजेस। किसी भी टूल का एक से ज़्यादा बार यूज़ करते हैं तो वो मल्टीपल यूज़ हो जाता है। मल्टीपल यूज़ करना है नहीं एक से ज़्यादा बार यूज़ करना। सो इट मे बी सेड दैट दिस यूजेज इज अल्टरनेटिव। अब यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, फॉर एग्जाम्पल इफ wheat is sown in a land of land, if wheat is sown in a land, तो इसके बाद एक वर्ड आएगा then, THEN, then बाजरा, मेज, ग्राउंडनट और एनी अदर yield कैन नॉट बी कल्टिवेटेड। मान लो आपके पास एक खेत है, उसमें आपने गेहूँ उगाए हैं। अब गेहूँ उगाए है तो आप अदर चीज़ें उसमें नहीं उगा सकते हो, उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा कि एक बार उसका प्रोडक्शन तैयार हो जाए, क्रॉप्स तैयार हो जाए, उसका हार्वेस्टिंग हो जाए, उसके बाद उसे बाजरा या मेज उगा सकते हो। पर समटाइम ये भी होता है कि अकॉर्डिंग टू लैंड फर्टिलिटी, टाइप्स ऑफ सॉइल, सारी चीज़ों को उगने के लिए अलग अलग चीज़ें चाहिए, तो ये पॉसिबल नहीं रहता। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, सो अदर यूजेस ऑफ द लैंड हैज़ टू बी स्टॉप। अब हमने यहाँ पे वीट उगा दिया तो उसका दूसरा यूज़ नहीं कर सकते, है ना। लेकिन अगर सिर्फ लैंड को ही लेते हैं तो लैंड के तो हम बहुत सारे यूज़ कर सकते हैं। So thus in above mentioned condition, distribution of factors of production is done in such a way that they satisfy to maximum possible demands। तो यहाँ पे वीट उगाना ज़्यादा ज़रूरी लगा तो वीट को उगा दिया, और वीट उगने के बाद हम बाजरा, मेज, ग्राउंडनट ये चीज़ें भी बारी बारी उगा सकते हैं। तो प्रायोरिटी क्या थी, वीट उगाने की थी। तो इस वजह से लैंड का सिर्फ एक ही यूज़ हुआ यहाँ पे, लेकिन हाँ वीट क्रॉप्स होने के बाद उसका हम मल्टीपल यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे हम देखेंगे मेथड्स ऑफ अलॉटिंग ऑफ रिसोर्सेज। अलॉटिंग यानी अलोकेशन, अलोकेशन यानी प्रोवाइड करना। तो इसके भी मेथड्स रहती हैं। इसके 3 सिस्टम्स रहते हैं, मार्केट मैकेनिज्म और सोशल सिस्टम, और एक होता है मिक्स इकोनॉमी। ठीक है, मेन होता है मार्केट और सोशल सिस्टम। तो एवरी नेशन ट्राइज टू अटेन स्पीडी इकोनॉमिक डेवलपमेंट by making the best possible allocation of resources. Allotment of resources is mainly done by 2 methods, market mechanism और social system. Both the system are opposite to each other. दोनों ही एक दूसरे के opposite है, बिल्कुल उल्टा है। By mingling both systems, many other methods have developed. By mingling यानी दोनों को mix करके other methods भी हुई है, उसको mix economy बोला जाता है। Every country accept one or the other method as per their requirement. Following is the explanation of methods of allotment of resources. अब देखो resources का allotment 2 तरह से किया जाता है, एक मार्केट सिस्टम से किया जाता है, एक सोशलिस्ट सिस्टम से किया जाता है। अब दोनों में क्या अंतर है ये हम देखते हैं कि एक्चुअली है दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट, लेकिन दोनों में क्या डिफरेंस है ये हमें देखना है। Nations like America, Japan, etc. have made their economic development through market system. अब तुम्हें लगेगा ये मार्केट सिस्टम क्या है। मार्केट सिस्टम यानी कि जो बिजनेस ट्रेड करने का जो सिस्टम होता है, एक पॉलिसी होती है, वो ये एक मार्केट सिस्टम है। मार्केट सिस्टम और सोशलिस्ट सिस्टम दोनों ही, दोनों के नॉर्म्स, रूल्स, रेगुलेशन सब चीज़ अलग अलग रहते हैं। तो मोस्ट ऑफ जो डेवलप्ड कंट्री है, डेवलपमेंट जिस कंट्री में हो चुका है वो कंट्री ने मार्केट सिस्टम यूज़ किया है। तो मार्केट सिस्टम इज़ ऑल्सो कॉल्ड कैपिटलिस्ट सिस्टम। अब इसे कैपिटलिस्ट सिस्टम क्यों कहा जाता है, क्योंकि अर्निंग को ही इसमें सेंटर में रखा जाता है, प्रॉफिट को ही सेंटर में रखा जाता है। इन दिस मेथड द प्रोसेस ऑफ रिसोर्स अलोकेशन इज डन ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट्स को, कहाँ कितना प्रॉफिट हो रहा है, किस चीज़ से ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, उसी रिसोर्स को ज़्यादा यूज़ किया जाता है। सो
In this system, its production and its related activities profit is at the center. People invest in those industries where they find more scope of profit. ज़्यादा से ज़्यादा लोग वही काम करते हैं जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होता है. अब इसमें एक चीज़ रहती है कि लोगों के वेलफेयर को इतना ध्यान में नहीं रखा जाता, लेकिन प्रॉफिट को ज़्यादा ध्यान में रखा जाता है. कैसे ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग की जाए वो ज़्यादा ध्यान में रखा जाता है. मार्केट इज़ कम्प्लीटली फ्री इन दिस सिस्टम. इसे फ्री इकोनॉमी भी बोला जाता है क्योंकि मार्केट सिस्टम ऐसी चीज़ रहती है जिसपे गवर्नमेंट का ज़्यादा प्रेशर नहीं रहता है, रेस्ट्रिक्शन नहीं रहता है. एक तरह से जो प्राइवेट सेक्टर है वो हम इसमें गवर्नमेंट का रेस्ट्रिक्शंस नहीं रहता है. गवर्नमेंट डज नॉट हैव एनी स्पेसिफिक इकोनॉमी पॉलिसी और डज नॉट प्ले एनी रोल इन दिस मेथड. कंपटीशन प्लेज अ वाइटल रोल इन द मार्केट सिस्टम. कंपटीशन ज़्यादा होता है. कंपटीशन क्यों होता है? मोस्ट ऑफ सब प्राइवेट सेक्टर के हाथ में होता है. तो हर सेक्टर ये चाहता है कि हम आगे बढ़े, हमारा ज़्यादा डेवलपमेंट हो. तो उसी कंपटीशन में वो लोग जो प्रोडक्ट्स होती है उसकी क्वालिटी को चेंजेस करते रहते हैं और कुछ ना कुछ रिसर्चेस करते रहते हैं. In the competitive market, the owner has to increase working capacity to the greatest extent in order to obtain maximum profit. अब वर्किंग कैपेसिटी बढ़ाएंगे तो ही प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो सेलिंग ज़्यादा होगी, सेलिंग ज़्यादा होगा तभी प्रॉफिट ज़्यादा होगा. यानी कहने का मतलब ये है कि प्राइवेट जो भी ये मार्केट मैकेनिज्म सिस्टम है यहाँ पे वर्किंग कैपेसिटी को ज़्यादा ध्यान में दिया जाता है. ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करके प्रोडक्शन तैयार किया जाता है और उस प्रोडक्शन के थ्रू प्रॉफिट कमाया जाता है क्योंकि इसमें रेस्ट्रिक्शन नहीं रहता. और सबसे मेन चीज़ होती है कंपटीशन. जब कंपटीशन होता है तो वर्क कैपेसिटी अपने आप ही बढ़ जाती है. सपोज आपके क्लास में भी 2 स्टूडेंट्स हैं, इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं, हायर जो रैंकर्स हैं. अब उन दोनों में कंपटीशन ज़्यादा होगा क्योंकि दोनों ही यही कोशिश करेंगे हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स अर्न करें. तो ऐसा ही मार्केट सिस्टम में रहता है. सो production is the maximum because of this fast economic development of the countries take place. और प्रोडक्शन जितना ज़्यादा होता है तो उसकी सेलिंग भी ज़्यादा होगी, सेलिंग ज़्यादा होगी, एक्सपोर्टिंग ज़्यादा होगी, एक्सपोर्टिंग ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली इकोनॉमिकली बेनिफिट भी ज़्यादा होगा, प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा. तो इस वजह से मार्केट सिस्टम में वर्किंग कैपेसिटी को बढ़ाया जाता है. दस कंपटीशन कंट्रोल्स द होल मार्केट लाइक एन इनविजिबल हैंड. कंपटीशन कंट्रोल्स यानी कि इनविजिबल हैंड यानी कि दिखता नहीं है. कंपटीशन मन में रहता है सबके लेकिन दिखता नहीं है, इसीलिए इसे एक इनविजिबल हैंड बोला गया है. एज द स्टेट डज नॉट इंटरफेयर दिस सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज फ्री इकोनॉमी. अब इसमें स्टेट यानी गवर्नमेंट का कोई इंटरफेयर नहीं होता है, इसीलिए इसे फ्री इकोनॉमी भी बोला जाता है. अब यहाँ पे कुछ फीचर्स ऑफ मार्केट मैकेनिज्म सिस्टम दिए हुए हैं. ये जो पैराग्राफ मैंने आपको एक्सप्लेन किया उसी को पॉइंट वाइज यहाँ पे दिया हुआ है. ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज और प्रोडक्शन इज ईदर इंडिविजुअल और प्राइवेट. जैसे मैंने तुम्हें कहा कि मार्केट सिस्टम पूरा प्राइवेट रहता है, तो ये तो किसी एक इंसान के हाथ में रहता है, किसी ग्रुप के हाथ में रहता है, किसी प्राइवेट पर्सन के हाथ में रहता है. यानी कि इसकी जो ओनरशिप रहती है वो गवर्नमेंट के हैंडल नहीं होती है. सो प्रॉफिट इज एट द सेंटर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन मार्केट सिस्टम. सेंटर में क्या रहता है? प्रॉफिट रहता है कि हाउ टू अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाया जाए. थर्ड, कंज्यूमर्स गेट गुड अपॉर्चुनिटी ऑफ चॉइस. अब ये ज़्यादा चॉइस क्यों मिलती है? क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, कंपटीशन होता है. हर पर्सन जिस चीज़ में प्रॉफिट है उसी चीज़ को बनाने में लगा रहता है. सपोज एक मैं आपको एग्जांपल देती, सोप रहते, बाथिंग सोप रहते हैं. कितने टाइप के बाथिंग सोप आते हैं, कितने कितने तरह के, कितनी कंपनीज के बाथिंग सोप आते हैं. हर कोई अपने प्रोडक्शन को एक नया रिसर्च देके और उसे कुछ न कुछ इम्प्रूव करने में लगा रहता है. आप टीवी पर ऐड भी देखते हो तो उससे क्या है कि आपके पास प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाते हैं, प्रोडक्ट्स ज़्यादा हो जाते हैं तो आपकी चॉइस भी ज़्यादा हो जाती है. बहुत सारे प्रोडक्ट्स में से आपको चॉइस करके कोई एक चीज़ लेनी पड़ती है. ठीक है. फोर्थ है, गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इज नॉट देयर इन दिस सिस्टम. अब यहाँ पे गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं रहता है, मतलब इंटरफेरेंस यानी कोई दखल अंदाजी नहीं रहती है. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इज बेस्ड ऑन प्रॉफिट. सारे रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट के बेस्ड भी होता है, यानी कि जिस चीज़ से ज़्यादा प्रॉफिट होता है उसी चीज़ को ज़्यादा यूज़ किया जाता है.
इकोनॉमिक डिसीजंस आर टेकन वाइल कीपिंग प्राइस एंड मैकेनिज्म इन माइंड। अब इकोनॉमिक डिसीजन यानी कि जो भी प्राइस वगैरह जो भी रहता है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के चीज़ को सेंटर में रख के ही रखा जाता है। तुमने देखा होगा जितनी भी लग्जरीज आइटम रहती है, लग्जरीज आइटम यानी महंगी जो चीज़ें रहती है या बड़े बड़े लोग जो यूज़ करते हैं इम्पोर्टेंट चीज़ जो रहती है, तो उन चीज़ों के प्राइस ज़्यादा होते हैं और गवर्नमेंट की जो चीज़ें रहती हैं उनके प्राइस कम रहते हैं, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के प्राइस ज़्यादा रहते हैं क्योंकि वो प्रॉफिट ज़्यादा कमाना चाहते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में रहता है कि वो लोगों के लिए काम करते हैं। तो ये सारे डिफरेंसेस रहते हैं। अब इसके बाद बेनिफिट्स ऑफ मार्केट मैकेनिज्म सिस्टम, कि मार्केट सिस्टम का बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं, फ़ायदे क्या क्या होते हैं, एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं। तो फर्स्ट है इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल इज़ प्रोटेक्टेड इन मार्केट सिस्टम। अब फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल क्यों रहता है? क्योंकि स्टेट का, गवर्नमेंट का इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं रहता है। तो जो भी प्राइवेट कंपनीज रहती है अपने अकॉर्डिंग सारा वर्क करती है और अपने अकॉर्डिंग वर्क करके प्रॉफिट कमाती है। सेकेंड है रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन आर यूटिलाइज टू ग्रेट एक्सटेंड एंड एफिशिएंटली। रिसोर्सेज का ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइजेशन होता है, उपयोग होता है, क्योंकि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ाना होता है। सेंटर में क्या है? प्रोडक्शन बढ़ाओ, प्रोडक्शन बढ़ाने से फिर सेलिंग ज़्यादा होगी, सेलिंग से अर्निंग ज़्यादा होगी, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। एबंडेंट प्रोडक्शन में भी डन, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन किया जाता है। न्यू एक्सप्लोरेशंस कीप ऑन टेकिंग प्लेस कंटिन्यूसली इन इकोनॉमी। अब न्यू एक्सप्लोरेशंस यानी नई नई खोजें रहती, नए नए रिसर्च होते हैं, क्योंकि कंपटीशन है और कंपटीशन के मार्केट में अपने आप को खड़ा रखना है, तो उसके लिए नई नई चीज़ें मार्केट में लानी ही पड़ती है। तो इसीलिए न्यू एक्सप्लोरेशंस होते रहते हैं। एज अ रिजल्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट बिकम्स फास्टर, तो उसकी वजह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी फास्ट होता है। क्वालिटी ऑफ थिंग्स इम्प्रूव बिकॉज ऑफ कंपटीशन। अगेन वो जैसे मैंने तुमको सोप का एग्जाम्पल दिया था, बाथिंग सोप का एग्जाम्पल दिया कि वो अपनी अपनी क्वालिटीज़ को इम्प्रूव करते रहते ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उनके प्रोडक्ट्स का सेल हो। अब यहाँ पे है लिमिटेशंस ऑफ मार्केट मैकेनिज्म सिस्टम। जैसे कि हमने देखा एवरी कॉइन हैज टू साइड्स, एडवांटेजेस होते हैं तो डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। तो ये लिमिटेशंस जो हैं वो डिसएडवांटेज भी बोल सकते हैं इसे हम। सो इसके डिसएडवांटेजेस से फर्स्ट है बिकॉज ऑफ कीपिंग प्रॉफिट इन द सेंटर ऑफ प्रोडक्शन, commodities are produced in more quantity and production of luxurious commodities of basic requirement is neglected or reduced। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन उन्हीं चीज़ों का किया जाता है जिसमें प्रॉफिट मिलता है। तो ऐसा करने से क्या होता है कि जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उनका प्रोडक्शन कम हो जाता है, क्योंकि उन्हें क्या करना है, सिर्फ प्रॉफिट कमाना है, उन्हें ये नहीं देखना है कि लोगों का वेलफेयर कैसे हो। ओके। सेकेंड, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ पॉलिसी रिलेटेड टू रोल ऑफ स्टेट नेचुरल रिसोर्सेज आर वेस्टेड। गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है तो नेचुरल रिसोर्सेज जो होते हैं उनका वेस्टेज होता है। सब उसी चीज़ को यूज़ करते हैं जिससे प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो, और बाकी के जो रिसोर्सेज रहते हैं वो अनयूटिलाइज रह जाते हैं, यूज़ किए भी ना रह जाते हैं। तो ऐसे एक ही एक रिसोर्सेज का ज़्यादा से ज़्यादा वेस्टेज होता है। थर्ड, ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज एंड इग्नोरेंस अबाउट द मार्केट कंज्यूमर्स आर एक्सप्लॉइटेड। अब जैसे देखा था कि प्राइस मैकेनिज्म सिस्टम होता है, वो अपने अकॉर्डिंग प्राइस रखते हैं और कंज्यूमर्स को इतना नॉलेज नहीं होता है मार्केट के बारे में, क्योंकि वो प्राइवेट के हैंडल में रहता है, हैंड ओवर रहता है। अगर गवर्नमेंट के हैंड ओवर रहता है तो सारी चीज़ें क्लियर रहती है, तो कंज्यूमर्स उससे अवेयर रहते हैं। लेकिन मार्केट सिस्टम में ये होता है कि कंज्यूमर्स जो रहते हैं उनको इतना नॉलेज नहीं रहता है, वो उनकी जो इग्नोरेंस रहती है उसकी वजह से कई बार वो एक्सप्लॉइटेड होते हैं। एक्सप्लॉइटेड यानी चीट होते हैं। ड्यू टू सेंट्रलाइजेशन ऑफ प्रॉपर्टी एंड इनकम देयर इज इंक्रीज इन डेस्परिटी ऑफ इनकम। डेस्परिटी ऑफ इनकम क्या होगा? डेस्परिटी में क्या होगा कि किसी एक क्लास के पास पैसा ज़्यादा जाएगा और किसी एक क्लास के पास पैसा कम आएगा। सपोज कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है और उसने एक इंडस्ट्रीज बनाई है मार्केट सिस्टम में और उसे प्रॉफिट ही प्रॉफिट कमाना है, तो उससे क्या होगा, वर्किंग कैपेसिटी बढ़ाएगा वो। वर्किंग कैपेसिटी कैसे बढ़ेगी? लेबरर से ही बढ़ेगी, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगा। लेकिन ज़रूरी तो नहीं कि वो जितना प्रॉफिट कमा रहा है उसके अकॉर्डिंग वो वेजेस भी दे रहा है या सैलरीज भी दे रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि जो ज़्यादा कमा रहा है वो ज़्यादा कमाता जाता है और जो कम कमा रहा है वो कम कमाता जाता है।
एक्चुअली रिच बिकम्स मोर रिच एंड पुअर बिकम्स मोर पुअर, तो ये डेस्परिटी ऑफ इनकम हो जाती है, यानी किसी एक क्लास के पास पैसे ज़्यादा हैं और एक क्लास के पास पैसे कम है। देयर इज़ अ फियर ऑफ मोनोपोली, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर। फियर ऑफ मोनोपोली, मोनोपोली क्या होता है, एक एकाधिकार होता है, अपने ही रूल्स रेगुलेशंस चलाना, क्योंकि इसमें स्टेट का कोई इंटरफेरेंस नहीं रहता है, तो इस वजह से मार्केट सिस्टम में मोनोपोली बढ़ने का डर ज़्यादा रहता है, यानी कि अपने ही अकॉर्डिंग प्राइस लगाना, प्रॉफिट कमाना। तो इस वजह से इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी रहती, जो हमने डेस्परिटी ऑफ इनकम देखा, और लोगों जो एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर होता है, लेबर से ज़्यादा वर्क करवाया जाता है, लेकिन वर्किंग के एवज में उसे इतनी सैलरी नहीं दी जाती। तो स्टूडेंट्स, ये सारे थे मार्केट सिस्टम के फीचर्स, बेनिफिट्स एंड लिमिटेशंस। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे सोशलिस्ट सिस्टम। थैंक यू।